नमस्कार, सिटी टेल्स में आपका स्वागत है। यहाँ हम विभिन्न शहरों के अलग-अलग लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी दृष्टि में उनका शहर कैसा है। आज का शहर बल्कि आज 2 शहर हैं कलकत्ता और मथुरा। इन 2 शहरों के बारे में हमसे बात कर रहे हैं प्रोफ़ेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी। जगदीश्वर जी हिंदी के जाने-माने लेखक हैं, आलोचक हैं। उन्होंने लगभग 3 दशकों तक कलकत्ता में हिंदी का अध्यापन किया है और वे मथुरा से हैं। तो उनके पास इन दोनों शहरों की स्मृतियाँ हैं, इन दोनों शहरों से उनका जुड़ाव है। हमने उनसे पूछा कि वे इन शहरों को कैसे याद करते हैं, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। वो शुरुआत तो मथुरा से हुई और जीवन के 23 साल मथुरा में गुजरे और उसके बाद में 10 साल में दिल्ली में रहा, पढ़ाई लिखाई की यहाँ JNU में और MA MPhil PhD सब किया यहीं से। और 79 से लेके 89 तक मैं दिल्ली में रहा। इसमें 86-87 तक मैं JNU में रहा। उसके बाद में 89 में मेरी नौकरी लगी तो मैं कलकत्ता चला गया। तो 2017 तक मैं 1989 से 2017 तक मैं कलकत्ता रहा। तो जहाँ तक अनुभव की बात है तो मेरे पास में जो भी सीमित अनुभव है वो इन 3 शहरों का है। मथुरा से ही शुरू करते हैं। मथुरा आप 23 साल रहे, मथुरा को कैसे याद करते हैं? अब उस समय का मथुरा यानी मेरे ख़्याल से ये 60s-70s की बात होगी। नहीं, ये मथुरा है जो कि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मैं 79 तक मथुरा में था। तो वो मथुरा है जिसमें कि सतह पे तो कहने के लिए बहुत सारी धार्मिक गतिविधियाँ हैं, मंदिर हैं, व्यापार है, व्यवसाय है लोगों के। छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी उस समय भी। और एक अच्छा खासा उदीयमान जो है लोअर मिडिल क्लास था, जो कि माइग्रेट होके शहर में आ रहा था गाँव से। उसमें कुछ ट्रेडिशनल लोग थे, लेकिन ज़्यादातर लोग वे लोग थे जो कि माइग्रेट होके गाँव से शहर में धीरे-धीरे आ रहे थे। ये एक इमेज है मथुरा की कि वो एक धार्मिक शहर है और मैं इस धारणा से एकदम असहमत हूँ। ये सच है कि वहाँ मंदिर ज़्यादा हैं। ये सच है कि उसकी इकोनॉमी पर्यटन पर निर्भर है, लेकिन वो धार्मिक शहर नहीं है। उस शहर की पूरी बनावट आज भी पूरी बनावट वो गैर धार्मिक और एकदम सेकुलर किस्म की है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो कि मैंने महसूस किया कि पहले ये शहर बहुत पॉलिटिकल शहर होता था। सामान्य लोगों में पॉलिटिक्स को लेके बहुत ही अवेयरनेस थी। अखबारों में कोई खबर छप रही है, रेडियो पे कोई खबर आ रही है, कोई घटना घट रही है, तो वो लोग अ, उसको लेकर खुल के जगह-जगह दुकान के तख्तों पर बैठ के, पार्क में, सामान्य गली के नुक्कड़ों पर बहस करते हुए लोग मिल जाते थे। मैंने 79 में मथुरा छोड़ा और मैं फिर 2017-18 में मथुरा लौटा। और इसमें मैंने जो बहुत मेजर चेंज फ़ील किया वो ये कि इस शहर में पॉलिटिक्स तो है, लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स से पॉलिटिक्स गायब हो चुकी है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। वहाँ धर्म भी है, मंदिर भी है, वहाँ MLA भी हैं, MP भी हैं, विभिन्न राजनीतिक दल भी हैं, लेकिन आम जनता के बीच में जो कि सद्भावपूर्ण तरीके से राजनीतिक विमर्श चलते थे, वो विमर्श एक सिरे से गायब। ये बहुत मेजर शिफ्ट था और इसने मेरे लिए थोड़ा-सा जिसे कहें कि चौंकाने वाला काम किया कि मैं ये उम्मीद नहीं करता था कि एक शहर जब राइजिंग स्थिति में हो, उदीयमान अवस्था में हो और वो अचानक जो है वो डिक्लाइन की अवस्था में चला जाए। दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि पहले शहर था तो शहर
पुराना शहर जिसे हम मथुरा कहते हैं, तो शहर वहाँ था। उसकी एक अपनी मिली-जुली बसावट थी, लोगों के बीच की एक एक इनर कनेक्टिविटी थी, आंतरिकता थी। इधर क्या हुआ कि मथुरा का बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन हुआ, शहर के बाहर, चारों तरफ। और इसने जो नई बसावट बनाई, वो एकदम मथुरा की कल्चर और मथुरा के एथोस से एकदम अपरिचित। और इस बसावट ने मथुरा की जो एसेंशियल जो कल्चर थी, जो कि सार्वजनिक संवाद की संस्कृति थी, राजनीतिक संवाद की संस्कृति थी और राजनीतिक सद्भाव की संस्कृति थी, इसको एक सिरे से उसने ध्वस्त कर दिया। क्योंकि बाहर से जो लोग आए वो आउटर मथुरा में बसे, और मथुरा के अंदर जो लोग थे वो भी धीरे धीरे आउटर मथुरा की तरफ जाने लगे। तो इसने जो एक घुला मिलापन था लोगों के बीच में आपसी, उस घुले मिलेपन को गायब कर दिया। और अब सबके पास अपने घर हैं, गाड़ी हैं, अच्छी व्यवस्था है, बाजार है, सब कुछ है, लेकिन आपसी राजनीतिक संवाद गायब हो गया। लोकतांत्रिक शहर के विकास में ये जो आपसी संवाद है, और खासतौर पर राजनीतिक संवाद, बुनियादी पहलू है। आमतौर पर हम लोग शहरों में बात करते हैं तो इस पहलू की अनदेखी करते हैं, जो कि कायदे से नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र में शहर की संस्कृति को निर्मित करने में पॉलिटिक्स की और सार्वजनिक संवाद की, राजनीति की केंद्रीय भूमिका होती है। तो वो चीज़ जो है वो अब क्या है कि अब वन डायमेंशनल जो है, एकदम एक आयामी ढंग से अब सारी चीज़ें चल रही हैं। पहले ये नहीं था। पहले था एक दुकान पर कांग्रेस का झंडा लगाया तो दूसरे पे जनसंघ का झंडा लगाए, तीसरे पे सोशलिस्टों का झंडा लगाए, लेकिन ये नहीं था कि इसकी वजह से मारपीट होगी, झगड़ा होगा, डरेंगे लोग। नो, एक से एक धाकड़ नेता थे, लेकिन सार्वजनिक संवाद की जो संस्कृति थी वो बहुत इंपॉर्टेंट संस्कृति थी, जिसको कि मथुरा ने अपने धार्मिक एथोस से अर्जित किया था। सेकंड चीज जो थी वो ये कि जो कि मुझे देखने में मतलब मुझे अनुभव से गुजरी कि मेरे ट्रेडिशनली वहाँ पर मथुरा में मेरे 3 मंदिर हैं। शहर का हर प्रमुख व्यक्ति मेरे मंदिर आता था, हर दल के व्यक्ति लोग आते थे। कोई किसी भी दल का नेता नहीं जो मेरे मंदिर ना आता हो ढोक देने। तो लार्ज स्केल पर एक तरफ कांग्रेस के फ्रीडम फाइटर भी थे, वो आते थे, सोशलिस्ट थे, वो भी आते थे, अनेक कम्युनिस्ट थे, वो भी मंदिर पर आते थे। और हमारे सबसे मतलब एज ए स्टूडेंट सबसे अच्छे डायलॉग थे। और इससे भी ऊपर उस जमाने में जो सबसे अच्छे संत और महंत थे वो भी आते थे। इसमें मैं खासतौर पर करपात्री जी महाराज का नाम लेना चाहूँगा। करपात्री जी महाराज की जो हैसियत थी वो ये थी कि जब शंकराचार्यों की नियुक्ति होती थी, चयन होता था, तो उसमें उनकी केंद्रीय भूमिका होती थी। हिंदुस्तान में जो 4 शंकराचार्य चुने जाने हैं, वे चुने जाएंगे जो करपात्री जी कहेंगे। और मुझे संयोग की बात है कि मुझे अपने छात्र जीवन में वो रामराज्य परिषद करते थे। मेरा रामराज्य परिषद से कोई संबंध नहीं था। मैं संस्कृत पाठशाला में पढ़ता था, लेकिन परिचय हुआ, वो मेरे मंदिर पे आए, तो उसके बाद में परिचय इतना घनिष्ठ हो गया कि वो जब भी मथुरा आए, वो दोपहर में आएंगे, घंटा 2 घंटा बैठेंगे और उनसे संवाद विवाद होगा। मैं मार्क्सवाद से गहरे प्रभावित था और वो मार्क्सवाद को एकदम नापसंद करते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ के पढ़ा। मैंने मॉडर्न एजुकेशन मुझे मिली ही नहीं। ये दिलचस्प बात बता रहा हूँ कि करपात्री जी महाराज जैसा अद्भुत विद्वान, व्याकरण, न्याय, दर्शन, साहित्य, धर्मशास्त्र, मतलब प्रकांड विद्वान। तो जब बात करें तो आप जैसे कहें कि विचारों की गंगा में आप स्नान करते हैं। जो कम्युनिस्ट नेता थे वो उनमें से भी लोग आते थे, उनसे भी डायलॉग होता था। इस बार जब मैं 2017-18 में जब मैं वापस लौटा हूँ मथुरा, तो वो एक सिरे से वो सीन ही मिसिंग है। जो सबसे बुरी चीज़ है, जो कि मैं कहूँगा कि एक अच्छे शहर के लिए जहाँ के सबसे अच्छे मंदिर हों, सबसे अच्छे ट्रेडिशन हो धर्म के,
वहाँ अब अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि इनके मुखिया हैं, जो कि अपने ही देवी-देवता के ट्रेडिशन और इतिहास के बारे में नहीं जानते। उसे ये तो मालूम है कि उसे कृष्ण जन्मभूमि पे पूजा करनी है, उसे ये तो मालूम है उसे बांके बिहारी की पूजा करनी है, लेकिन उसे उसके इतिहास के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, उसके जो पौराणिक आख्यान के बारे में उसको कोई ज्ञान नहीं है। ये जो चीज़ है, ये आपकी कल्चर को रिवाइव करती है, उत्पादित और पुनरुत्पादित करती है और संप्रसारित करती है। तो एक नया जो फिनोमेना देखने में आया वो ये कि पहले संस्कृति का और खासतौर पर ये तमाम किस्म के जो सेंटर्स थे, मैं इन मंदिरों को मैं सार्वजनिक संप्रेषण के केंद्र मानता हूँ। मैं इन्हें धार्मिक केंद्र खाली नहीं मानता। लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं और मंदिर में हज़ारों औरतें दर्शन करने आती हैं। वो परिक्रमा देके बैठ जाती हैं। उनके पास तो और कोई पब्लिक डोमेन है नहीं, कोई सार्वजनिक जगह है नहीं बैठने की। और वहीं वो एक्सचेंज करती हैं कि तेरी बेटी का क्या हाल है, तेरे बेटे का क्या हाल है, तेरी बेटी का ब्याह हुआ कि नहीं हुआ। और वहीं वो शादी भी तय हो रही है मंदिर में। ये जो चीज़ है, ये जो पब्लिक डोमेन में कैसे मंदिर एक सार्वजनिक मंच की तरह भूमिका अदा करता है, हमने कभी देखा ही नहीं इसे। हमने सोचा ही नहीं इसे। हम देखते थे। हमने अपने छात्र जीवन में ये चीज़ बाकायदा हर स्तर पर एक्सप्लोर की। मंदिर जो है वो एक तरह से दुखियों की जगह है। वहाँ दुखी-दुखी लोग मिलेंगे। वो चाहे कोई अमीर आए, चाहे गरीब आए, वो सब वहाँ आंसू बहाते दिखाई देंगे आपको। तो हमने तो ये सीखा था कि भाई धर्म जो है वो नशा नहीं है। किसी के लिए नशा होगा, गरीबों के लिए नशा नहीं है। वहाँ उसे शरण मिलती है, वो उसके पास स्पेस अब मथुरा में तो कोई रेस्टोरेंट नहीं जहाँ औरतें जाके बैठ के चाय पी सकें और बात कर सकें आपस में। घर में उन्हें कभी भी ये मौका नहीं मिलता था कि वो मॉर्निंग वॉक जा सकें। आज भी नहीं मिलता। तो सुबह ही 5 बजे किस बहाने निकलती है औरत? मैं जाके विश्राम घाट में नहा लेती हूँ। यमुना जी नहा के आती हूँ। अब वो इस बहाने निकली है सुबह-सुबह। अब 5 बजे नहाई है वो, 6:15 बजे मंगला के दर्शन करने उसे द्वारकाधीश के। तो उसके पास में आउटिंग के लिए सुबह 2 घंटे निकल आए। इसे कहते हैं धर्म, जो कि लोगों को सामाजिक बनाने में और सार्वजनिक स्पेस तैयार करने में मदद करता है। हमने इसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी। हाँ, मैंने अपने तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लोर किया कि इसे इस रूप में नहीं, इस रूप में देखा जाना चाहिए कायदे से। तो ये जो लोगों की एक रूढ़िबद्ध धारणा है कि मथुरा एक धार्मिक शहर है, ये धारणा ठीक नहीं है। मथुरा एक धार्मिक शहर की बजाय बल्कि उसे परंपरागत शहर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितनी परंपरागत रूढ़ियाँ उस शहर में उतनी किसी भी शहर में है हिंदुस्तान के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। इसलिए उसे खाली दोष देने से कोई फायदा नहीं है। मथुरा जितना कंजर्वेटिव है उतना ही चेन्नई कंजर्वेटिव है। मैं चेन्नई भी घूमा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मैं त्रिवेंद्रम भी घूमा हूँ, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो ये कहना कि नहीं वो तो धार्मिक शहर है, वो तो वहाँ तो धर्म ही है और वहाँ ईश्वर ही है और पंडे और पुजारी हैं, जी नहीं, वो तो रहेंगे। अब जहाँ बाजार है वहाँ दुकानदार तो होगा ही। तो ये कैसे संभव है कि वहाँ दुकानदार नहीं होगा, दुकान होंगी? नहीं, और दुकानदार होगा तो वो थोड़ा मुनाफाखोर भी होगा। वो बिना मुनाफा कमाए तो दुकान चलाएगा नहीं। तो मंदिर होगा, वहाँ दान दक्षिणा भी होगी, वहाँ पूजा पाठ भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग कैसे जीते हैं, लोग कैसे संवाद करते हैं और लोग कैसे आजीविका अर्जित करते हैं। मथुरा की इकोनॉमी उस समय और आज भी, बाजार जरूर टिका हुआ है पर्यटन पर। एक बड़ा हिस्सा जो है बाजार में जो टूरिस्ट आते हैं, जो मंदिर देखने के बहाने आते हैं, वहाँ से पैसा आता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की जो जीवन शैली है वो किस पे जुड़ी हुई है? मंदिर में नौकरी कितने लोग करते हैं? मथुरा के सारे मंदिर मिला लीजिए तब भी आपको
5,000 लोग एम्प्लॉय नहीं मिलेंगे जिनको तनख्वाह मिलती हो, और मुश्किल से 100 मंदिर होंगे ऐसे इनकी इनकम हो, 5,000 से ऊपर मंदिर हैं। तो लोग कमा तो मेहनत मजदूरी करके रहे हैं, तो मैं उसे रिलीजियस सिटी कैसे मान लूं? असल बात ये है, मतलब किसी भी शहर में प्रवेश के लिए जरूरी है कि हम ये देखें कि वहाँ जनता कैसे अपनी रोटी रोजी कमाती है। मैं जिस समय रहता था उस समय मथुरा शहर के आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी की आबादी जो है वो करीब 2.5-3 लाख के करीब थी। 2.5-3 लाख की आबादी में हालत ये थी कि बाकी जितनी भी आबादी थी, मैंने 8-9 लाख की, वो सारी सारी किसानों की थी, आसपास के जिलों की थी, तहसीलों की थी, जहाँ खेती किसानी करके लोग रहते थे। तो धर्म तो आजीविका का स्रोत था ही नहीं शहर का। आज तो एकदम नहीं है, लेकिन दिमाग में क्या है कि धार्मिक शहर है। तो दूसरी चीज ये कि शहरों की प्रकृति पर बात करते समय जो रूढ़िबद्ध धारणा है उन्हें क्वेश्चन करने की जरूरत है। जितना आप रूढ़ी से बाहर निकल के शहर को देखेंगे आपको अलग शहर दिखाई देगा। अपने संस्कृत विद्यालय के बारे में कुछ बताइए कि वहाँ का कैसा माहौल था, क्या पढ़ाई होती थी? अब जैसे मैं जिस समय पढ़ता था तो बाई चांस की बात थी कि मेरे मतलब परिवार की स्थिति थी ही नहीं कि वो मुझे किसी आधुनिक स्कूल में भर्ती करा सके। मतलब उनके पास में फीस देने के लिए 2 रुपये नहीं थे मेरे पिता के पास, क्योंकि बहुत अच्छे विद्वान थे वो। तो मेरे पिता ने को लगा कि संस्कृत पाठशाला में फ्री में पढ़ाई होती है, भर्ती करा दिया। तो वहाँ जो है 6-7 रुपये महीने स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी, तो उसी से जो भी थोड़ी बहुत किताब खरीद के पढ़ लेते थे। मैं संस्कृत मीडियम से 13 साल पढ़ा, मतलब क्लास 6 से लेके यानी प्रथमा से लेके आचार्य पर्यंत तक रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर। मॉडर्न एजुकेशन तो बाद में 79 में जेएनयू में जाके ली। मैंने कोई आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं, मेरे सारे संस्कृत के सब्जेक्ट थे, लेकिन मेरा रुझान जो था वो आधुनिक समाज की तरफ था। मैंने कभी भी ये नहीं पलट के देखा कि ये जो पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, ये मुझे पीछे ले जा रहे हैं। नो, मेरे टीचर हैं, मैंने पढ़ा है उनसे, मैंने सीखा है उनसे, मैं एंजॉय किया है। उस समय अनेक पाठशालाएं थी, लेकिन ये मातृ चतुर्वेद संस्कृत महाविद्यालय जो है वो सबसे अच्छा महाविद्यालय माना जाता था हिंदुस्तान में, और खासतौर पर यूपी में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड जो कॉलेज थे उसमें ये सबसे बेहतरीन कॉलेज था। करीब 150-200 विद्यार्थी पढ़ते थे और सारे गरीब ब्राह्मण परिवारों के बच्चे थे। अब कैसे वहाँ कोई चीज़ काम कर सकती है, जैसे मैं बताऊँ आपको कि मेरी दिली इच्छा थी कि यहाँ लोग मॉडर्न चीज़ें सीखें। तो पहले मॉडर्न चीज़ सीखने की तो समस्या ये थी कि लाइब्रेरी हो। अब कॉलेज में एक लाइब्रेरी थी लेकिन बंद रहती थी। मैं क्लास 11-12 का विद्यार्थी था। जो 12 में था तो मैं वहाँ छात्र संघ का जनरल सेक्रेटरी बना था। तो पहला काम यह था कि किसी भी तरह से लाइब्रेरी खोली जाए। तो ये विद्यार्थी किताब नहीं पढ़ेगा तो ये सीखेगा क्या? वो रट्टू की तरह सीखेगा, वो जो पाठ्यक्रम है उसी को रट लेगा, उसी परीक्षा दे लेगा, उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, फिर पंडिताई करने लगेगा, कहीं संस्कृत का टीचर हो जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो पहली मतलब चीज़ यहीं से शुरू हुई कि लाइब्रेरी खोली जाए और जो हैं किताबें उनका इस्तेमाल किया जाए, और सबके लिए होनी चाहिए, विद्यार्थियों के लिए। अच्छा, वहाँ कोई किताब निकलवाता नहीं था, 2-3 विद्यार्थी थे किताब निकलवाते हुए, किसी की रुचि रही थी, क्योंकि संस्कृत वालों की रुचि अपने पाठ्यक्रम में ही रहती है, उसके अलावा नहीं रहती। लेकिन मेरी रुचि ये थी कि आगे निकले हम कैसे। जैसे संस्कृत के विद्यार्थी बैडमिंटन खेल सकते हैं, ये किसी के दिमाग में नहीं आएगी बात, लेकिन मेरे दिमाग में आई ये बात। तो संस्कृत के विद्यार्थियों ने पहली बार बैडमिंटन खेलना सीखा। क्यों? क्योंकि वो कोई आधुनिक सी चीज़ नहीं, सिर्फ ये कि आप वो थोड़ा सा बाहर निकलिए। वो कबड्डी और पहलवानी और कुश्ती ये तो ठीक है, क्योंकि सारे लड़के पहलवानी करते थे। अच्छा। सबको शौक था अखाड़े जाने का, लेकिन सवाल यह कि उसके अलावा कोई अभिरुचि हो सकती है तुम्हारी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्रिकेट, उसके बाद में क्रिकेट शुरू हुई। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जबकि हमें 11 विद्यार्थी नहीं मिलते थे कि एक टीम बना लें हम।
तो फिर हमने ये किया कि हमने उस कॉलेज से ही ये अनुरोध किया कि हमें ये सामान दे दें आप। तो मथुरा में यमुना के पार, मेरा यमुना किनारे घर है, तो यमुना के पार हमने डेरा डाल दिया कि साहब रोज जो है जाड़ों में 12 बजे से लेकर 4 बजे तक क्रिकेट खेलेंगे। जो भी लोग हों, वो इनकी यंग लड़कों की इच्छा हो वहाँ के खेलें। तो उसमें मतलब 50 लड़के जुड़ते चले गए। आधुनिक कल्चर सिर्फ उसी को नहीं मिलनी चाहिए जो कि मॉडर्न कॉलेज में पढ़ने जाए, उसे भी मिलनी चाहिए जो मॉडर्न कॉलेज में एंटर नहीं किया है। और वो हैबिट यंग एज से डाली जाती है। एक अन्य चीज जो कि उस कॉलेज की बहुत ही अच्छी चीज थी कि पढ़ाई बहुत रिगरसली होती थी संस्कृत की। तो कोई भी विद्यार्थी जो है वो निकलता था वहाँ से, वो सॉलिड निकलता था ट्रेडिशनली। लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत ही कंजर्वेटिव एटमॉस्फेयर था। जैसे एक घटना बताऊं, बहुत ही दिलचस्प घटना है वो। मैं शास्त्री प्रथम वर्ष में आया तो उस समय अभिज्ञान शाकुंतलम कोर्स में था। अब मुश्किल ये थी कि जो साहित्य के जो प्रोफेसर थे, उनने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि वो अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ उसी बच्चे को पढ़ाएंगे जो बच्चा शादीशुदा होगा, अनमैरिड को अभिज्ञान शाकुंतलम नहीं पढ़ाएंगे। अब मुश्किल ये थी कि हम 4 ही विद्यार्थी थे जो उस कॉलेज में थे उस शास्त्री प्रथम वर्ष में, और 5 में तो कोई था नहीं। अच्छा, हम चारों के 4 ही शादी नहीं हुई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम तो अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ पे मथुरा में एक होली गेट के बाहर एक गोविंदगंज है, तो वहाँ सब्जी बिकती है। तो वहाँ एक लड़का सब्जी बेचता था, जाति से चमार था वो लड़का। मैं उससे डेली सब्जी खरीदता था जाके अपने घर की। तो मैंने उससे, अब परिचय हो चुका था तो थोड़ा बहुत जानता भी था उसके बारे में। तो मैंने उससे एक दिन कहा कि तुम चलो तो तुम संस्कृत पढ़ाएंगे। वो हैंडीकैप था लड़का, फिजिकली हैंडीकैप था पैरों से। तो बोला मेरी संस्कृत में काम की है, आप तो सब जानते हैं, कौन मुझे घुसने देगा। अरे मैंने कहा तू बकवास छोड़। उसका नाम था चंद्रपाल सिंह आर्य, वो लिखता था चंद्रपाल सिंह जाटव। तो मैंने कहा तू जाटव नहीं लिखेगा, आर्य लिखेगा। बोले मैंने तू चल तो सही तो मेरे साथ। तो मैंने संस्कृत पाठशाला में लेके भर्ती करा दिया उसे। उसकी शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे उसके। अब वो बेचारा गरीब आदमी रोज सब्जी बेचता था, अपने साइकिल से आता था, बहावन या दाऊ जी की तरफ कहीं रहता था। मैंने किसी से मत कहना तू चमार है, ये पंडित लोग हैं, घुसने नहीं देंगे स्कूल में। तो लाए, दाखिला करा दिया उसका। अब वो अंदर बैठता था, हम बाहर खड़े हो गए, क्लास सुनते थे। तो टीचर तो उसी को पढ़ाएगा, तो हम बाहर तो सुन सकते हैं। इस तरह से वो पढ़ाई की। वो लड़का संस्कृत से, साहित्य से आचार्य हुआ। उसके परिवार के बाकी बच्चों को भी भर्ती कराया मैंने वहां, पढ़े। बाद में पता चला कि मेरे टीचरों के किसी जो है चमार को इन्होंने संस्कृत पढ़वा दी है, बहुत ही खराब आदमी है ये। तो मेरे वो टीचर बहुत नाराज थे मेरे ऊपर। तो मैंने कहा कि अब तो समय निकल गया, अब भूल जाइए। तो बोले तुमने, मैंने कहा कि आप बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के लिए शादी कर लें, इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कुछ नहीं हो सकती। कितनी मतलब ओल्ड स्टाइल का माइंड सेट कि वो श्रृंगार साहित्य की सबसे बेहतरीन रचना, उसे वो उसी को पढ़ाएंगे जो कि मैरिड हो। तो संस्कृत में भी ये एक अंदर की लड़ाई है कि आप कैसे उसको आधुनिक नजरिए करीब लाएं बिना अंतर विरोध के। अभी के संस्कृत विद्यालयों की क्या अभी स्थिति है? स्थिति है कि वहाँ सभी संस्कृत विद्यालय बंद हो चुके हैं, जो सबसे जो ट्रेजिक स्थिति है। यूपी में योगी की सरकार आने के बाद में एक एक करके सारे संस्कृत पाठशालाएं, 6 संस्कृत पाठशालाएं मथुरा की बंद हो चुकी हैं। जिसमें आपने पढ़ाई की? वो बिल्कुल अंतिम सांस दे रहा है, उसमें कोई टीचर ही नहीं है, सिर्फ क्लर्क बचा है। और जो टीचर रिटायर होते गए उनकी जगह भरी नहीं गई। एकदम बुरी हालत है, एकदम बुरी हालत है। मेरा जब जेएनयू में एडमिशन हुआ तो मेरे शास्त्री में सिर्फ 50% नंबर थे।
जेएनयू की हिस्ट्री में आज की डेट तक किसी भी ऐसे विद्यार्थी का एडमिशन नहीं हुआ जिसके कि ऑनर्स में 50% नंबर हो और उसका जेएनयू एडमिशन हुआ। 1200 में से 605 नंबर थे मेरे। मैं टेस्ट दिया, मैं टेस्ट पास किया अच्छे से, मैं इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू पास किया, मेरिट में ऊपर आया मैं। मेरे पास कोई पैसा नहीं था एडमिशन के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो फेज है, मतलब मेरा जैसा विद्यार्थी जो कि जिसके पास में कोई पैसा नहीं, मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, मैं आज भी अंग्रेजी नहीं जानता और मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, लेकिन मुझे परेशानी नहीं हुई जेएनयू में एडमिशन लेने में। मैं जिस समय जेएनयू में एडमिशन लिया वहाँ 70% के करीब जो पाठ्यक्रम था वो उसकी सामग्री सिर्फ अंग्रेजी में अवेलेबल थी, लेकिन मैंने पढ़ाई की और मैं तय करके पढ़ाई की कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ूंगा। जम की राजनीति की, सामान्य नहीं, कल्पना के बाहर है किसी के। 84-85 में वहाँ की स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट था और जो भी फाइनेंस मिनिस्टर उनके पति इलेक्शन हारे थे मुझसे। उन नरसिम्हा राव के बहुत करीबी थे, प्रभाकर परकाला, जो अभी अर्थशास्त्री, बहुत अच्छा आदमी है, नाइस चैप। जमानत जब्त करा के छोड़ दी थी। मैं अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ा। इसे कहते हैं एनवायरमेंट, कि आपने जो भाषा पढ़ी हो आप खड़े हो सकते हैं। एक अन्य चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि पढ़ते हम सभी हैं, लेकिन हमारे पढ़ने के दौरान भी हमारे कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, सामाजिक भूमिकाएं होती हैं, राजनीतिक भूमिका होती है, उसे भूलना नहीं चाहिए। अभी जो दिक्कत है वो ये है कि अब कैरियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है और कैरियर ओरिएंटेड जो यूथ है, ये एक अपने आप में चैलेंज है। इसको अपने कैरियर के अलावा किसी से लेना देना नहीं है। तो ऐसे यूथ को कोई भी हाईजेक कर सकता है। मैंने अपने यंग एज में जिस यूथ से इंटरेक्ट किया, मैं बड़ा हुआ जिसके साथ में, उसके पास में अपने हर लड़के के सामने अपने कोई ना कोई सामाजिक सरोकार थे। और ये हर जगह की बात है, मथुरा, दिल्ली और कलकत्ता, सब जगह। कल्पना नहीं की जा सकती है कि आज की डेट में मथुरा में 78 में मासिव स्ट्राइक लड़कियों की। मैं स्टूडेंट फेडरेशन का सेक्रेटरी था। मथुरा में केआर गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, आज भी है वो। बाकायदा 400 लड़कियां रोड पर। क्या डिमांड? हमें स्टूडेंट यूनियन चाहिए, हमें बैठने के लिए जगह चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हमें वेटिंग रूम चाहिए बैठने के लिए। ये नहीं चलेगा। मथुरा के परिवेश में, उत्तर प्रदेश के परिवेश में आज भी कल्पना के परे है किसी के कि वो लड़कियों को रोड पर निकाले, और मथुरा जैसे शहर में तो एकदम असंभव है। जब तक डिमांड नहीं मानी गई, लड़कियों ने स्ट्राइक की, लड़कियों की यूनियन बनी, और ये इसके बावजूद बनी कि उत्तर प्रदेश में यूनियन बैन थी। अगर आप बृहत्तर जो सामाजिक सरोकार हैं, जो कि छात्रों के, नौजवानों के, जिस वर्ग से आप, समुदाय से आप आते हैं, उससे जुड़े हुए उन सरोकारों को अगर आप एड्रेस ही नहीं करेंगे तो लोगों के बीच में आप जाएंगे कैसे? सामान्य सी चीज से मेरे दिमाग में ये चीज स्ट्राइक की कि वो कॉलेज के पास से मैं दोपहर में एक दिन ऐसे ही घूमते हुए गुजरा मैं, तो देखा लड़कियां तपती हुई दोपहरी में खड़ी हुई हैं बाउंड्री वॉल के किनारे। कोई पेड़ वेड़ नहीं है, धूप पड़ रही है और खड़ी हुई, जिनके पीरियड नहीं हो रहे थे बाहर खड़ी थी बेचारी, जगह नहीं बैठने की। तो मेरे दिमाग में स्ट्राइक की, तो बहुत ही भयानक स्थिति है, क्योंकि सबसे अच्छा कॉलेज है वहाँ का। वह यंग नौजवान किस काम का, जिसके दिमाग में सामने देख के चिंता या चेतना पैदा ना हो। मेरी कोई बहन नहीं पढ़ती थी वहां, मेरी कोई बहन थी नहीं, मैं किसी को जानता ही नहीं था लड़की को। और वहां से मैंने ट्रेस करना शुरू किया, खोज करना शुरू की कि मैं कैसे इसमें जो है ना इनको तक पहुंचूंगा। मैं ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने वो मथुरा देखा है जिसमें कि ये चिंता नहीं थी कि कैरियर,
ये चिंता थी कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अर्जित करें। अभी मुश्किल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री अर्जित करें, ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह अर्जित करें, अवेयरनेस दे लेवल की ना हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिक्लाइन है और ये ऑल ओवर इंडिया फिनोमिना ही है। मथुरा गया तो वहां पे भी यही चीज देखी मैंने। लोग अपने अपने तरीके से जुड़ते हैं एक दूसरे से, लेकिन जुड़े तो सही। और जुड़ने में जो चीज कॉमन होनी चाहिए वो ये कि उसका कोई अपना, कोई अपने के अलावा कोई सरोकार है कि नहीं। अपने बारे में तो पशु भी सोच लेता है। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो कौन सी महान चीज है। ये चेतना विकसित करना ये काम है सभी का, वो चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, छात्र नेता हो। वो अपने स्व के बाहर निकल के देखे। ये चीज गायब हो गई है, जो बहुत ही पीड़ादायक है। शहर की संस्कृति इससे बनती है, जब आप अपने के अलावा निकल के देखते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये कि वो हमेशा इस तरह की चीजें बहुत छोटे रूप में ही होती हैं, तो मास स्केल पे नहीं होती, छोटे छोटे ग्रुपों में ही काम करती हैं वो। लेकिन वो हो तो सही, अभी तो ये वो छोटे ग्रुप भी गायब हैं। तो उसमें शहर में परिवर्तन आएगा कैसे किसी में। तो जिस मतलब जिसे कहें कि ठहराव से मथुरा गुजर रहा है, उसी ठहराव से दिल्ली गुजर रही है, उसी ठहराव से बंबई गुजर रही है। चेंज किस में है? चेंज तब आता है जब आप अपने से बाहर निकल के दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अभी क्या है, दूसरों के बारे में सोचना तो हमने बंद कर दिया। या तो हम अपने बारे में सोचते हैं, या फिर ये है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा हम किसके फॉलोअर हो सकते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। और ये सबसे मतलब दुर्घटना की जगह है, जहाँ के आपके पूरे व्यक्तित्व का एकदम विध्वंस अनिवार्य है। वो जो फेज था जिसमें मैंने पढ़ाई शुरू की, वो था व्यक्तित्व के विकास का और व्यक्तित्व के निर्माण का, जिसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फॉर्मेशन का फेज। और ये जो फेज है, ये फेज है आइडेंटिटी के एक तरह से विध्वंस का फेज, कि आपकी अस्मिताओं का लगातार विध्वंस हो रहा है। आपकी मनुष्य की पहचान ही नहीं रह गई है। और आप किससे पहचाने जा रहे हैं? तुम्हारी जाति क्या है, धर्म क्या है, बाप का क्या करता है, तुम्हारी सामाजिक हैसियत क्या है। तो इनसे तो बाहर निकल के आए थे हम आधुनिक काल में। अब आपने क्या किया कि लौट के फिर 18वीं और 17वीं शताब्दी की तरफ लौट रहे हैं। पहले भी लोग अपने काम के बारे में सोचते थे, अपनी नौकरी के बारे में सोचते थे, अपने धंधे के बारे में सोचते थे, अपनी किसानी के बारे में सोचते, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं थे। मसलन आधुनिक काल के पहले कभी भी मेमोरेंडम नहीं देती थी जनता। सामूहिक मांग पत्र देके अपनी मांगे रखना, ये आधुनिक युग का फिनोमिना है। आज आप देखिए कितने शहर हैं इंक्लूडिंग मथुरा, जहां के ये फिनोमिना फिलहाल काम कर रहा हो। अब क्या है कि अब हर चीज जो कनेक्शन से तय हो रही है। पहले ये था कि अगर गली में पानी नहीं आया है, बिजली नहीं आ रही है, तो लोग 10 लोग मिलके जाते थे, शिकायत करते थे, उसके बाद में कार्रवाई होती थी। अभी क्या है कि किसके पास कनेक्शन है, वो किसी एमएलए से फोन करा देगा, किसी मेयर से फोन करा देगा, किसी ऑफिसर से फोन करा देगा, और वो अपना काम कर लेगा। इसने क्या किया कि जो सामाजिक शिरकत है वो एकदम खत्म कर दी है। सामाजिक जो सरोकारों को लेके कॉमन सेंस बनता है, वो कॉमन सेंस खत्म कर दिया है। अब सेल्फ के सेंस में ही रह रहे हैं हम लोग। सामाजिक कॉमन सेंस गायब हो गए, तो इसने एक तरह से पीछे की तरफ ठेल दिया है। कमाई बहुत है,
बिल्डिंग अच्छी बनी है, मथुरा में भी है। फिर आदमी कैसे हैं? बिल्डिंगें तो अच्छी हैं, पैसा भी बहुत है, मंदिर भी हैं, और एक से एक विशाल मंदिर है। पिछले 40 साल में एक और चीज डेवलप हुई मथुरा में, वो ये कि वो हरे राम हरे कृष्ण संप्रदाय वाले मंदिर से शुरुआत होती है उसकी, कि इस तरह के नए नए किस्म के कल्ट मंदिर आए, और आज वो स्थिति है कि मथुरा के प्राचीन मंदिरों के बारे में, तीर्थ स्थान के बारे में न्यूनतम लोग जानते हैं। उन स्थानों पर न्यूनतम लोग जाते हैं। वो जिन मंदिरों में जा रहे हैं वो कौन से मंदिर हैं? ये भी मंदिर हैं जिनमें कि नए कल्ट फिगर तैयार कर दिए गए। ये वे कल्ट फिगर हैं जिनका के कोई ज्ञान से, आपकी ट्रेडिशनल धार्मिक परंपराओं के ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, जिसकी अपने देश में जड़ें नहीं है। वो साफ कह रहा हूँ मैं। तो अब मथुरा को आप पाएंगे कैसे? आपको तो मालूम ही नहीं है कि गोकुल में कौन सा पुराना मंदिर है, दाऊजी में कौन सा पुराना मंदिर है, उसका क्या इतिहास है। आपको ये मालूम ही नहीं कि वृंदावन में कौन कौन से पुराने मंदिर हैं। तो आप तो सीधे जाते हैं, उन्हीं नए मंदिरों में ही जाते हैं, नए मंदिरों में ही प्रवेश करते हैं, जहां पर सिर्फ जय हो करते हो, निकल आते हैं। आपकी कोई अवेयरनेस, कोई शिक्षा उस मंदिर को लेकर नहीं। उतनी ही शिक्षा है जितनी कि एक टूरिस्ट कंपनी या गूगल से आपको मिलती है। तो वो तो मतलब लक्ष्य नहीं था मेरा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि धर्म प्राण जनता रहेगी, धर्म भी रहेगा, मंदिर भी रहेंगे, लेकिन उनके प्रति एक सजगता, जागरूकता वो तो होनी चाहिए। मुझे अपने ट्रेडिशन पसंद है, मैं ट्रेडिशन छोड़ना नहीं चाहता। मैं जाहिलों के लिए ट्रेडिशन छोड़ने के लिए पक्ष में नहीं हूं, लेकिन मैं ट्रेडिशन की रक्षा तभी कर सकता हूं जबकि मैं ट्रेडिशन को जानता हूं और जान के उसके पेच समझता हूं। जो चीज मुझे आउटडेटेड लगेगी मैं उसे छोड़ दूंगा मैं, लेकिन बिना जाने में कैसे छोड़ूंगा मैं? यहां तो अगर ट्रेडिशन सारा हाथ से निकल गया, मंदिर का इतिहास सारा हाथ से निकल गया, वो किन के हाथ में पहुंच गया? जाहिल लोगों के हाथ में, जो अशिक्षित हैं। इसने सबसे ज्यादा मथुरा के एथोस की क्षति की है। तो धर्म के मामले में भी हम पीछे गए, परंपराओं की ज्ञान के मामले में पीछे गए। हाँ, मतलब हमारी इनकम बढ़ी, हमारी समृद्धि बढ़ी, लेकिन हमारी चेतना नहीं बढ़ी। ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है एक शहर का। कलकत्ता भी आप बहुत रहे सर? तो मैं जब 89 में कलकत्ता गया, उसके पहले मैं एक बार 77 में कलकत्ता गया था कॉन्फ्रेंस में। तो उस समय थोड़ा सा देखा था, लेकिन जब नौकरी करने के लिए गया तो एक दूसरे ढंग से देखा। उस समय लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आ चुकी थी और दुनिया भर की चीज़ें चल रही थी, जो कि अजीब सा आकर्षण लगता था लोगों को देखने में। कलकत्ता कुछ मामले में सारे महानगरों से बेहतर महानगर है, ये सच है। सांस्कृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से और सामाजिक सरोकार की दृष्टि से। वहां अगर सड़क पर किसी, इधर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है पिछले 10-12 साल में, 15 साल में, लेकिन वहां ये रहा है कि अगर किसी के साथ में सामान्य सी दुर्घटना रोड पर हुई है तो तत्काल लोग मदद के लिए दौड़ के आएंगे। अगर हॉस्पिटल ले जाना हॉस्पिटल ले जाएंगे, घर ले जाना है घर छोड़ के आएंगे। ये तो कहीं नहीं है अवेयरनेस। अगर किसी के साथ में किसी ने बदतमीजी की है, सवाल ही नहीं है कि ईव टीजिंग करके कोई बदमाश उस स्पॉट से सकुशल गुजर जाए। ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस तो बॉम्बे में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, कलकत्ते में है। क्यों? क्योंकि कलकत्ते का जो है, जिसे कहें कि और बंगाल का एक तरह से सामाजिकरण और संस्कृतिकरण दोनों हुआ है।
मैं एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूँ, जिससे आप जटिलता को समझ सकें। मेरे यहाँ एक महिला काम करती थी, जिसने 20 साल काम किया मेरे घर। एकदम अनपढ़, ट्राइबल लड़की जो मेरे यहाँ काम करने आई। कलकत्ते में। यस। लेकिन उसकी जो अवेयरनेस थी वो दिलचस्प थी। वो कभी कहीं घर अपनी झोंपड़ी से जिन 2 घरों में काम करती थी, उसमें एक घर मेरा भी था, उनके अलावा कहीं नहीं जाती थी। उसे सैकड़ों बंगला के गीत याद थे। उसे सैकड़ों बंगला की फिल्मों के बारे में मालूम था, उसने देखी थी। उसने 50 यात्राएं देखी थी। आपको ये अवेयरनेस मिलेगी? नहीं मिलेगी। वो दस्तखत करना नहीं जानती थी, लेकिन वो बता सकती थी ये 50 साल पुरानी फिल्म है, इसमें क्या स्टोरी है और कहानी कैसे चलती थी इसमें। आप पूछ के देखिए उससे। वो जब घर पहुंच रही है तो वो बीच बीच में वो गाने गाती रहती थी अपने मन में, गुनगुनाती रहती थी बंगला के गाने, फिल्मी गाने नहीं। यस। ये जो अवेयरनेस है, ये जो अपनी कल्चर को लेके ये जो उसकी चिंताएं हैं, ये चिंताएं मतलब एक झोंपड़ पट्टी में रहने वाली एक, जिसके पास में कोई संसाधन नहीं है, उसके पास ये चिंताएं हैं। सेकंड जो बता रहा हूं मैं आपको, जो कि वो थी उसी से कनेक्टेड। आप बंगाल में जनरली बंगालियों के घरों में जाइए, आपको कोई भी महिला ऐसी नहीं मिलेगी जिसने उपन्यास न पढ़े। आप हिंदी भाषी क्षेत्र में जाइए, आपको 90% ऐसी स्त्रियां मिलेंगी शिक्षित जो उपन्यास नहीं पढ़ती। बंगला में संभव ही नहीं है। जिसने बंकिम न पढ़ाओ, शरत चंद्र न पढ़ाओ, रविन्द्रनाथ टैगोर के गीत न सुने हो, संभव ही नहीं है। और हमारे आप सर्वे करके देख लीजिए, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड लोगों की कॉलोनी में उनसे पूछिए कि आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम जानते हैं कि नहीं जानते। मैं अनुमान करके बता रहा हूं कि आपको 100% में से 100% का रिजल्ट ये निकलेगा, हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं। और वहां एकदम रॉ, गरीब से गरीब झोंपड़ पट्टी में रहने वाला नागरिक, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो जानता है रवींद्र संगीत क्या होता है। तो सांस्कृतिक चेतना की दृष्टि से, सामाजिक चेतना की दृष्टि से कलकत्ता बहुत ही उन्नत अवस्था का शहर है। ये अवेयरनेस किसी महानगर में आज की डेट तक नहीं है, जबकि बहुत डिक्लाइन हुआ है इस बीच में। लेफ्ट फ्रंट के जाने के बाद बहुत डिक्लाइन हुआ है, ये सच है। लेकिन ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस तो उसकी अपनी खास पहचान है। ये किसी पार्टी से ना 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 ना, किसी अक्रॉस ये जो चीज है। अब जैसे हमारे यहाँ नौटंकी है ना, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में नौटंकी का एक फॉर्म था, तो वहाँ यात्रा एक फॉर्म है, यात्रा। तो यात्रा को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। ये फुटबॉल का क्रेज है वहाँ लोगों को, तो फुटबॉल के मैच को देखने के लिए हर गली में क्लब मिलेंगे। यहाँ तो कोई क्लब ही नहीं है। हर गली में खेल का एक स्पेस है। गली में, शहर की हर गली में एक दुर्गा पूजा के समय पंडाल लगता है और पूजा होती है और सामूहिक भोज होता है 4 दिन तक। मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति आके वहां खाना खा सकता है। कलेक्शन करते हैं। और हमारे यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में चले जाइए, आपको कहीं ये कल्चर नहीं मिलेगी। मथुरा में तो एकदम ही नहीं थी। मथुरा के धार्मिक शहर से आया हूं। एक चेंज दिखाई दिया मुझे, वो ये कि पहले कृष्ण जन्माष्टमी होती थी तो वो उत्सव होता था, लोग पार्टिसिपेट करते थे, बाहर से दर्शन करने लोग आते थे। लेकिन इधर के वर्षों में ये फिनोमिना डेवलप हुआ है कि उस दिन जगह 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 भंडारे होते हैं मथुरा में। तो आप कहीं पे भी रोड पर निकल जाइए तो आपको फ्री में खाना मिल जाएगा, कहीं पे भी। मतलब सैकड़ों आपको रोड साइड में दुकानें जो फ्री में खाना खिला रही हैं। कोई पूड़ी खिला रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, कोई
बढ़िया जलेबी खिला रहा है, कोई इमरती खिला रहा है, कोई तरह-तरह की चीज़ें आपको मिल जाएँगी। लेकिन बंगाल में तो ये हाउस टू हाउस कल्चर है। हर हाउसिंग सोसाइटी में ये कल्चर है। एक और दिलचस्प चीज़ है जो कि यहाँ नहीं है, वहाँ है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई धार्मिक उत्सव हुआ है तो हमारे यहाँ पूड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ? पूड़ी कचौड़ी बनेंगी, वही माल बने। सोचिए, वहाँ दुर्गा अष्टमी पे माल तो बनेंगे ही, खिचड़ी बनना बहुत ज़रूरी है। 1 या 2 दिन जो है खिचड़ी का ही खाना होगा। खिचड़ी का प्रसाद आपको कहीं नहीं मिलेगा बंगाल के अलावा। हमारे तो कहीं खिचड़ी का प्रसाद चढ़ता ही नहीं भगवान के। हमें तो 56 भोग लगते हैं। तो खिचड़ी कौन चढ़ा सकता है? एक सामान्य गरीब भी चढ़ा सकता है खिचड़ी। तो इस मामले में वो एकदम धार्मिक परंपराओं को आम जनता की झोंपड़ी तक ले आए। बहुत बड़ा फर्क है ये साधारण फर्क नहीं है। अब यहाँ तो हर चीज में जो है वो घी दूध की मिठाई होगी, और वहां घी दूध के पैसे ही नहीं है आदमी के पास, क्या करेगा? तो खिचड़ी सबसे महत्वपूर्ण भगवान का प्रसाद है जो कि चढ़ता है और खिलाया जाता है सबको, सब खाते हैं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज वहां के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ जैसे बहुत सामाजिक हैसियत और ओहदे के भाव में रहते हैं लोग। कलकत्ते में बहुत बड़े इलाके में ये चीज़ गायब है। खाली कोई जो 1-2 पॉश कॉलोनी है वहाँ ज़रूर थोड़ा सा दिखाई देगा कि वहाँ कोई गरीब रहता ही नहीं है, लेकिन बाकी जगह सब जगह मिक्स कल्चर है। तो वहाँ जो मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, जो कैम्ब्रिज से लौटा है, ऑक्सफोर्ड से लौटा है, प्रोफेसर है, वो आपको सुबह सामान्य तौर पर वही अपने जिन कपड़ों को पहन के सोया था सुबह उन्हीं कपड़ों में आपको तुम सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे जाएगा। दिल्ली में तो ये खोजना ही मुश्किल है, क्योंकि वो इस नशे में रहता है कि उसके पास में वो तो कैम्ब्रिज से आया है, वो तो फूटी आंख देखना पसंद नहीं करता अपने से नीचे के आदमी को। ये एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना, नॉर्मल इंसान की तरह एक्ट करना, और इससे भी बड़ी चीज़ जिसने कि मुझे कलकत्ते को आज भी बहुत प्रभावित किया हुआ है वो ये वहाँ बुक कल्चर है। वहाँ लोग पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक खरीदते हैं। हर घर में बच्चे का बुक फेयर के टाइम पर बाकायदा पुस्तक का एक बजट होता है, परिवार के लोग देते हैं कि कोई अपने बच्चे को 100 रुपये दे रहा है, कोई 200 रुपये दे रहा है, कोई 400 रुपये, और लोग बुक फेयर में बच्चे लेकर जाते हैं। पूरे देश में ये फिनोमेना कहीं नहीं है। परिवार के साथ बुक फेयर कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। पटना में जरूर सबसे ज्यादा किताबें बिकती हैं हिंदी भाषी क्षेत्र में। क्यों बिकती हैं? क्योंकि एक जमाने में बिहार बंगाल का हिस्सा था, किसी भी शहर में नहीं बिकती किताबें इस तरह से। लोग पागल की तरह बुक फेयर में बुक देखने के लिए किसी शहर में नहीं आते, जिस तरह से पागल की तरह पुस्तक देखने के लिए लोग बुक फेयर में आते हैं कलकत्ते में। आज की डेट में बता रहा हूं आपको कि कभी भी ये रिकॉर्ड टूटा नहीं है उनका। उनका जो इंटरनेशनल बुक फेयर होता है, उस इंटरनेशनल बुक फेयर में जो उनका बुक फेयर में जो टर्नओवर है वो हिंदुस्तान का कोई भी बुक फेयर आज तक तोड़ नहीं पाया। किसी साल 20 करोड़ की किताबें, किसी साल 25 करोड़ की किताबें, किसी साल 15 करोड़ की किताबें बुक फेयर में। और बुक फेयर में कैसे लोग होंगे? विश्व के सबसे प्रतिष्ठित जाने माने इंटेलेक्चुअल्स होंगे, वो बोलने के लिए बुलाए जाएंगे, रेगुलर प्रोग्राम होंगे उनके। आपके यहाँ तो कल्चर ही नहीं है ये। वहां तो ऐसा आदमी भी बुक फेयर के मंच पर मैन स्पीकर होगा जो कि घनघोर मार्क्सवाद विरोधी है, सरकार मार्क्सवादियों की, और वो साधारण आदमी नहीं होगा, असाधारण आदमी होगा जो बुलाया गया है। ये जो सहिष्णुता है,
बौद्धिक सहिष्णुता जिसे हम लोग कहते हैं। ये बौद्धिक सहिष्णुता तो एक सिरे से गायब है हमारे यहाँ, और जाहिर है कि इसका असर तो लोगों को पड़ेगा, यंग लोगों को पड़ेगा। जितनी बड़ी संख्या में, मतलब आखिरी जो 2 दिन होते हैं कलकत्ता के बुक फेयर के, क्योंकि कलकत्ता की कल्पना बुक फेयर के बिना संभव नहीं है। वो अभूतपूर्व होते हैं। मतलब कभी भी वो 20-25 लाख से कम लड़के नहीं होते वहाँ। सोचने की चीज है ये कि एक शहर है जिसमें कि 20 लाख 25 लाख लोग आखिरी 2 दिनों में, अगर शनिवार को 20 लाख आए तो संडे को 30 लाख होंगे ही। कुछ नहीं है, वो वैसे ही घूम रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं, अपने मतलब एग रोल खा रहे हैं। 100 में से मुश्किल से हो सकता है 10 लड़कों ने किताब खरीदी हो, लेकिन पुस्तक के पास आना और पुस्तक देखना, हमारे यहाँ तो पुस्तक के पास विद्यार्थी जाता ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। मैंने दिल्ली के बुक फेयर देखे, वर्ल्ड बुक फेयर, मैंने आज तक दिल्ली के परिवारी जनों को वर्ल्ड बुक फेयर में नहीं देखा। और कलकत्ते का कोई परिवार नहीं है जो कि कभी ना कभी बुक फेयर न गया हो। इसे कहते हैं महानगर की एकदम वैकल्पिक संस्कृति, जिसमें एलिनेशन मिनिमम है, मिनिमम सादगी मैक्सिमम। हमारे यहाँ एकड़ी, अहंकार, सामाजिक हैसियत ये इतना डोमिनेट करता है कि वो सादगी का तो कोई महत्व ही नहीं हमारे यहाँ। नहीं, ये कलकत्ते की खूबी है कि जो एक सामान्य आदमी है उसको भी लोग प्यार से। आखिरी चीज बता रहा हूँ, बहुत ही मजेदार है। पूरे देश में शिक्षक की इज्जत नहीं है, और कलकत्ते में तुम, बंगाल में पूरे में तुम कहीं पे भी पता चल जाए कि तुम स्कूल के टीचर हो, तुम कॉलेज के टीचर हो, यूनिवर्सिटी टीचर तो बहुत मतलब वीआईपी है। एमएलए वीआईपी नहीं है, एमपी वीआईपी नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो है वीआईपी। आज भी वहां बुद्धिजीवी जब कोई बयान जारी करते हैं तो आनंद बाजार पत्रिका, जो सबसे पॉपुलर न्यूज़पेपर है, उसके फ्रंट पेज की न्यूज होता है वो। हिंदुस्तान में कहीं नहीं है ये चीज। अगर 10 बुद्धिजीवियों ने बयान जारी कर दिया, वो चाहे जिसकी सरकार हो, किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। सवाल ही नहीं है कि आनंद बाजार पत्रिका उसको जो है कहीं संक्षिप्त खबर में डाल दे, सवाल ही नहीं। ये जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस सिर्फ पूरी दुनिया में एकमात्र फ्रांस में है, जो कलकत्ते में है। अब सोचो किससे कंपटीशन कर रहा है कलकत्ता? वाशिंगटन से नहीं, वो पेरिस से कंपटीशन कर रहा है। यहाँ तो ये है ही नहीं। यहाँ तो अगर 500 बुद्धिजीवी बयान दें तो वो साला अखबार में छपता ही नहीं है। वहां सवाल ही नहीं है कि वो इग्नोर कर जाए और पहली 3 हेडलाइन में से एक हेडलाइन न बने। दिल्ली में जितने न्यूज़पेपर बिकते हैं उन सभी न्यूज़पेपर से कई गुना ज्यादा सर्कुलेशन है आनंद बाजार पत्रिका का। अच्छा जी, कोई घर बंगाली का नहीं है जिसमें आनंद बाजार पत्रिका अखबार न जाता हो। इज्जत है लेखक के नाते, इज्जत है बुद्धिजीवी के नाते, इज्जत है शिक्षक के नाते। ये जो वर्ग है जिसकी की कायदे से इसका सम्मान होना चाहिए, वो तो पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र में गायब है। तो कलकत्ता मतलब रियल सेंस में जो है महानगर है, जिसमें बुद्धिजीवियों का अपना गौरव है, सम्मान है, वो अपने मस्त घूम रहे हैं, वो अपने सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कलकत्ता अकेला शहर ऐसा है जिसमें कि किसी भी एमएलए के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब चले जाइए, लेफ्ट फ्रंट 34 साल शासन में रहा, किसी भी एमएलए के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं थी,
किसी मंत्री के पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। हर एमएलए, एमपी और मंत्री अपने मोहल्ले में आपको सुबह सब्जी लेते हुए, खरीदते हुए दिखाई देगा। ये तो सादगी कहीं है ही नहीं। हमने सोचा है कभी कि एमएलए ऐसे ही सामान्य नागरिक की तरह घूमेंगे? इधर तो थोड़ी गाड़ी वाड़ी आ गई थी, फिर तो गाड़ी ही नहीं थी लोगों के पास में। पॉलिटिकल मर्डर कम नहीं हुए। सबसे ज्यादा पॉलिटिकल मर्डर बंगाल में हुए, कलकत्ते में हुए। लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि नहीं इस एमएलए को सुरक्षा दी जाए, इस पार्टी के नेता को सुरक्षा दी जाए और इसके लिए जेट सिक्योरिटी हो, ये सिक्योरिटी हो, वो सिक्योरिटी हो, 10 गनमैन उसके साथ चले। सवाल ही नहीं है। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई, डेमोक्रेसी के लिहाज से। ये तो अवेयरनेस दिल्ली में नहीं है। कोई तो चीज है ऐसी, वो है उसकी कनेक्टिविटी, जनता से उसका लगाव, जनता के बीच में रहने की आदत। वो जनता में घुल मिल के ही रहेगा, जनता की बस्ती में ही रहेगा। मतलब जैसे लोअर मिडिल क्लास के लोग जहाँ रहते हैं, वहीं एमएलए का फ्लैट मिल जाएगा आपको। या तो पहला काम ये करता है, एमएलए बना तो उसने पहला अपना एक अलग से घर बनाया, जाके सबसे अलग रहेगा वो। क्या तमाशा है ये? कलकत्ते में ये चीज नहीं है। कलकत्ते में एमएलए क्वार्टर्स खाली पड़े रहते हैं, एमएलए अपने घरों में रहते हैं, जान लो। बाहर से जो लोग आते हैं, कभी जो दूसरे शहरों से एमएलए आते हैं, वो विधानसभा के सत्र के समय जरूर अपने एमएलए क्वार्टर्स में रहते हैं, भाई ज्यादातर समय खाली रहते हैं। और हमारे यहाँ एमपी एमएलए में क्वार्टर और बंगला हासिल करने के लिए वो दौड़ मची हुई है। वो जनता में है, वो हार रहा है तब भी जनता में है, जीत रहा है तब भी जनता में है। जनता निर्णय लेगी ना उसके बारे में। मार कैसे सकता है कोई? आज तक किसी एमएलए की पिटाई नहीं हुई। क्यों? किसी पार्टी के नेता की पिटाई नहीं हुई। हाँ, वैसे झगड़े हुए हैं, वायलेंस हुआ है, खूब एक दूसरे की हत्या की है, लेकिन ये नहीं हुआ कि इसके लिए सिक्योरिटी दी जाए साहब इन्हें, खासतौर पर क्योंकि इनके तो वहां मर्डर हो गया। हमारे तो जरा सी फुर्सत नहीं आती और वो उसे जेट सिक्योरिटी दो। ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक कल्चर। कोई भी सरकार आए, ममता की सरकार है तब उसमें भी मैक्सिमम लोगों के पास में कोई सिक्योरिटी नहीं। लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, वहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। खाली होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, इनके साथ में पुलिस की एक गाड़ी चलती थी। बाकी किसी मंत्री के साथ में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। किसी साले एमएलए एमपी के पास में कोई गाड़ी नहीं मिलेगी जिसके आगे पीछे पुलिस चले। वो अपने सामान्य गाड़ी से चलता है, अपनी अगर उसकी है तो। बाकी पार्टी की गाड़ी से चलता था। सोचने लायक चीज है ये, कैसे ऐसे सामान्य साधारण लोगों का समाज बनाया जा सकता है जो कि वीआईपी हों और एक साधारण लोगों की तरह रहते हो। ये डिफरेंस है, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि दूसरी जगह है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।